नमस्कार। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास कितने चौराहे पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। रेणु जी का काम हमेशा ही बहुत गहरा होता है। हाँ, और हमारे पास जो विश्लेषण है वो हमें इसके किरदारों, कहानी और इसके पीछे के मतलबों को समझने में काफी मदद करेगा। देखिए, हमारा इरादा ये समझने का है कि आजादी के ठीक बाद का जो भारत था, जी, खासकर बिहार के एक छोटे शहर और गांव के बदलते माहौल में ये उपन्यास जिंदगी के जो मोड़ आते हैं, जो चौराहे आते हैं, हाँ, निर्णायक मोड़। हाँ, और जो समाज बदल रहा था उसको कैसे पकड़ता है, और रेणु जी की वो खास आंचलिक स्टाइल। अरे हाँ, वो तो है ही, उस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं, इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कहानी की सेटिंग से शुरू करते हैं। बिहार का एक कस्बा और आसपास के गांव। हाँ, और ये जगह अपने आप में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक लोकेशन नहीं है ये। अच्छा, कैसे? विश्लेषण इस पर जोर देता है कि यह कस्बा जो है वो आजादी के बाद वाले भारत का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। सोचिए, एक तरफ गांव की पुरानी परंपराएं, वो धीमी जिंदगी, हाँ, और दूसरी तरफ शहर से आती हुई नई हवा, नए विचार। तो कस्बे में ये दोनों चीजें टकराती हैं। अच्छा, यानी एक तरह का संघर्ष। बिल्कुल, परंपरा और आधुनिकता के बीच का टकराव। अरे, ये कस्बा वो जगह है जहां ये साफ दिखता है, आ, और इसी से वो बेचैनी, वो कश्मकश पैदा होती है जो कहानी में है। और इसी से शायद उपन्यास का नाम जुड़ता है, कितने चौराहे। ये शीर्षक ही कितना कुछ कह देता है। हाँ, बहुत कुछ। विश्लेषण भी यही कहता है कि ये सिर्फ वो नुक्कड़ नहीं है जहां सड़कें मिलती हैं। ये जिंदगी के वो मोड़ हैं, वो अहम पड़ाव जहां रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फैसला लेना पड़ता है। और वो फैसले आसान नहीं होते होंगे। बिल्कुल नहीं, उनका असर बहुत दूर तक जाता है, पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर हुआ, लेकिन क्या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? हाँ, है ना। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये चौराहे सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं, अच्छा, बल्कि उस पूरे समाज की दिशा का भी सवाल उठाते हैं। मतलब किरदार जो रास्ता चुनते हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाज किधर जा रहा है। हाँ। पुरानी राह पर रहेगा या नई दिशा लेगा। अरे वाह, यानी व्यक्तिगत चुनाव और समाज की नियति, ये दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, यही द्वंद्व है जो उपन्यास में बार बार उभरता है। अच्छा, कुछ किरदारों की बात करें जो इस द्वंद्व को जी रहे हैं, जैसे सुधाकर का नाम आता है। हाँ, सुधाकर एक नौजवान पढ़ा लिखा, ऐसा लगता है जैसे वो गांव और शहर के बीच एक पुल बनाने की कोशिश में है। सही कहा। उसकी जड़ें गांव में है, लेकिन तालीम शहरी है। वो बदलाव चाहता है, समाज को सुधारना चाहता है। लेकिन ये आसान नहीं होगा, जाहिर है। बिल्कुल। यही उसका असली संघर्ष है। उसके जो आदर्श हैं, उसके जो विचार हैं, हाँ, जब वो जमीनी हकीकत से टकराते हैं तो मुश्किल होती है। समाज इतनी आसानी से बदलता नहीं है। और इसी बीच राधिका भी है। हाँ, राधिका एक और बहुत मजबूत किरदार। उसकी सोच काफी अलग है, स्वतंत्र है, वो सवाल उठाती है। जी, समाज के बनाए नियमों पर, खासकर औरतों के लिए जो बंदिशें हैं, उनको चुनौती देती है। उस जमाने में ये बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। राधिका एक तरह से उस बदलाव का प्रतीक है जिसकी आहट तो थी, पर जिसे अपनाना मुश्किल था। वो महिलाओं की बदलती भूमिका, अपनी पहचान की तलाश, ये सब दिखाती है। बिल्कुल। और जब सुधाकर का आदर्शवाद और राधिका की ये स्वतंत्र सोच मिलती है, हाँ, तो कहानी और गहरी हो जाती है। उनका रिश्ता सिर्फ निजी नहीं रहता, वो सामाजिक टक्कर का मैदान बन जाता है। और सिर्फ यही दो नहीं है, एक मास्टर रामदास भी हैं, है ना? शिक्षक। हाँ, मास्टर रामदास, वो शिक्षा के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं। उनका अपना संघर्ष है। और दूसरी तरफ वो लोग भी तो होंगे जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल, जैसे जमींदार हैं या फिर वो नए व्यापारी जो इस बदलते माहौल में अपना फायदा देख रहे हैं। तो ये सारे किरदार मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं उस समाज की। हाँ, और हर कोई अपने अपने चौराहे पर खड़ा है। मास्टर रामदास दिखाते हैं कि अच्छे इरादे काफी नहीं होते। जी। जमींदार और व्यापारी दिखाते हैं कि सत्ता और पैसे का खेल कैसे चलता रहता है। सब अपनी इच्छाओं और सामाजिक दबावों के बीच फंसे हुए हैं। हाँ, और अपने हिस्से का फैसला लेने को मजबूर हैं। अगर हम कहानी के मुख्य धागों को देखें, थीम्स को, तो क्या क्या नजर आता है? एक तो ये गांव शहर का टकराव साफ है। जी बिल्कुल, नए विचार बनाम पुरानी परंपराएं। फिर समाज की कड़वी सच्चाइयां भी हैं, जैसे जाति भेद। हाँ, और गरीबी, शोषण। रेणु जी इसे बिना किसी लाग लपेट के दिखाते हैं। उस समय की राजनीति का भी कुछ असर दिखता है, आजादी के बाद का दौर था। हाँ बिल्कुल, वो राजनीतिक उथल पुथल पृष्ठभूमि में महसूस होती है।
नई सरकारें, नए कानून, जी। लेकिन जमीन पर असर धीरे धीरे आ रहा था। किरदारों के निजी संघर्ष भी इससे जुड़े हुए हैं। और महिलाओं की स्थिति वाला मुद्दा राधिका के जरिए, वो भी बहुत अहम लगता है। बहुत अहम। उनकी आज़ादी की तलाश, अपनी आवाज़ ढूंढना, ये उपन्यास इस पर भी रोशनी डालता है। दिखाता है कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होना चाहिए। तो ये सारे सूत्र मिलकर क्या मुख्य विषय बनाते हैं? देखिए, विश्लेषण के हिसाब से पहला तो वही चौराहे का प्रतीक, जीवन के निर्णायक मोड़। ठीक है। दूसरा, वो गांव शहर का द्वंद्व, जिसका प्रतीक वो कस्बा है। तीसरा, समाज की असलियत, जाति, गरीबी। चौथा, आधुनिकता और परंपरा की कश्मकश। पांचवां, इंसानी जज्बात, प्यार, संघर्ष, उम्मीद, नाउम्मीदी। और छठा, महिलाओं की बदलती पहचान और उनके हक का सवाल। हाँ, ये विषय इतने गहरे हैं कि उपन्यास आज भी उतना ही रिलेवेंट लगता है। ये सिर्फ उस दौर की कहानी नहीं, ये बदलते हुए समाज की कहानी है। और जिस तरह से रेणु जी ने ये सब लिखा है, वो स्टाइल, वो आंचलिक शैली, कमाल। हाँ, वो तो उनकी पहचान है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप वहीं पहुंच गए हो। मिथिलांचल की बोली, वहां के लोकगीत, वो बाजार, मेले। जी बिल्कुल, विश्लेषण भी यही कहता है। वो पूरा माहौल जिंदा कर देते हैं। किरदारों के साथ आप वहीं घूमने लगते हैं। भाषा भी सीधी सरल लगती है, पर उसमें एक गहराई है, एक काव्यात्मकता है। हाँ, वो सिर्फ घटनाएं नहीं बताते, वो शब्दों से चित्र बनाते हैं। संवादों में वहां के लोगों की रोज की बातचीत की मिठास भी है, कड़वाहट भी। यही चीज कहानी को इतना असली और असरदार बनाती है। बिल्कुल, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, महसूस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात और जो विश्लेषण में कही गई है कि ये उपन्यास जैसे मैला आंचल से थोड़ा अलग है, इसका फोकस कस्बे पे ज्यादा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मैला आंचल या पड़ती परी कथा जैसे ज्यादा गांव पर केंद्रित हैं। ये उपन्यास उस मिलन बिंदु पर है जहां बदलाव सबसे पहले आता है। हाँ, जहां टकराव सबसे तीखा होता है। ये उस संक्रमण काल को पकड़ने की कोशिश है। न पूरी तरह पुराना बचा है, न नया पूरी तरह आया है। वो बीच की स्थिति, अनिश्चितता वाली। हाँ, वो उम्मीद और डर का मिला जुला एहसास। रेणु की संवेदनशीलता छोटे छोटे संघर्षों को भी पकड़ लेती है। इसीलिए ये सिर्फ सामाजिक दस्तावेज नहीं, मानवीय भावनाओं का भी चित्रण है। सही बात है। इसीलिए हिंदी साहित्य में इसकी खास जगह है। बिल्कुल। अच्छा, अब अंत की बात करें। उपन्यास का अंत कैसा है? विश्लेषण कहते हैं काफी यथार्थवादी है। हाँ, मतलब कोई फिल्मी हैप्पी एंडिंग नहीं है। सुधाकर और राधिका जैसे किरदार, वो अपने चौराहों पर कुछ फैसले लेते हैं। जी, मुश्किल फैसले। और उनके नतीजे भी आते हैं, लेकिन वो कोई जादुई समाधान नहीं होते, जिंदगी की तरह ही। तो क्या कुछ बदलाव दिखता है कस्बे में, गांव में? हाँ, छोटे छोटे बदलाव दिखते हैं। शायद शिक्षा का असर थोड़ा बड़ा है, थोड़ी जागरूकता आई है। लेकिन जो गहरी समस्याएं हैं, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, वो बनी रहती हैं, रातों रात गायब नहीं होती। तो ये एक तरह से निराशाजनक नहीं लगता? मुझे नहीं लगता ये निराशावादी है, ये यथार्थवादी है। संदेश शायद ये है कि चौराहों पर लिए गए फैसले वो बदलाव की शुरुआत करते हैं। शुरुआत? हाँ, दिशा तय करते हैं, लेकिन समाज को पूरी तरह बदलने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती है। बिल्कुल। उपन्यास इसी सतत प्रक्रिया का आईना है। दिखाता है कि हर चुनाव मायने रखता है, भले ही असर तुरंत ना दिखे। तो इस पूरी बातचीत को समेटे तो कितने चौराहे आजादी के बाद बदलते भारतीय समाज का एक गहरा अध्ययन है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे निजी फैसले और समाज की बड़ी ताकतें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ता है। बिल्कुल। और ये उपन्यास आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? क्या आज हमारे सामने वैसे ही चौराहे नहीं आते, जहां चुनना पड़ता है परंपरा और आधुनिकता के बीच, अपनी इच्छाओं और समाज की उम्मीदों के बीच? हाँ, ये तो है। हर दौर में आते हैं ऐसे चौराहे। सही कहा। और जैसे उपन्यास के किरदारों के फैसलों ने उनके भविष्य को आकार दिया, वैसे ही आज हम इन मोड़ों पर जो फैसले ले रहे हैं, वो हमारे आने वाले कल को, हमारे समाज को कैसे गढ़ रहे हैं। ये सवाल रेणु जी ने तब उठाया था और ये आज भी उतना ही जरूरी है। सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है।